हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे ही शो हो रहा होगा कि लोकतंत्र क्या और क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टरों में कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में प्रायोर कौन होता है? जनता। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र जरूरी क्यों है, क्यों लोकतंत्र ही हमारे देश में फॉलो किया जाता है। तो ये इन चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, कई लोगों को जो है ये बोरिंग लगती है, लेकिन नहीं लगना चाहिए। मेरा मानना ये है, हम अपने देश के संविधान को जानते हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, लोकतंत्र में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने अधिकारों के बारे में कैसे जानेंगे, और हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो उसका प्रयोग कैसे करना सीखेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ कंसंट्रेट रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, हम बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, ये है कि सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछली कक्षाओं में, है ना। और लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। तो देखिए, जैसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब बात करेंगे कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों हुई। भैया, परिभाषा की ज़रूरत इसलिए हुई, हम एक जो है कन्वर्सेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो जो है ने उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। देखिए मैरी क्या कहती है, मैरी का क्वेश्चन क्या है। मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? अब मैडम बोलती है। देखिए मैडम का क्या जवाब आता है। देखिए, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में ऐसा नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात और प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही तो हम उसका अर्थ जानते हैं। तो फिर मैरी कहती है कि फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों मैडम? तो मैडम बोलती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना होता है। तो लोकतंत्र में भी यही बातें लागू होती हैं। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं और बहुत अलग अलग तरह के सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। तो अब रिबियांग कहती है, देखिए, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर जो है राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तो मैम बोलती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले को खुद विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होता है कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किस चीज़ का सिर्फ जो है इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। तो योलांदा बोलती हैं, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ?
हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन और यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की ज़रूरत क्या है? तो लिंग 2 मैडम बोलती हैं कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से इसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ भी बदलता रहता है। और अब कंप्यूटर शब्द को ही देख लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। तो लिंग 2 मैडम कहती हैं कि शब्द तो रहते हैं पर समय बीतने के साथ इनके अर्थ में बदलाव होता रहता है और ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। फिर मैरी बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। तो लिंग 2 मैडम बोलती हैं, एकदम सही, इसीलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो देखिए, बात करेंगे अब परिभाषा के बारे में, एक सरल परिभाषा। ठीक है, तो आइए उस चर्चा पर गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, परिभाषा क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या है? लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। तो देखिए, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर कर देती है। जैसे देखिए, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है और जिन लोगों ने सेना पर नियंत्रण था, जिन लोगों का, वे देश के शासक बन गए। तो शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों के चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिल जाता है। तो वो लोकतंत्रात्मक शासन थोड़ी ना हुआ, वो तो राजतंत्रात्मक शासन हुआ। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतंत्र कहलाना चाहती है और इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। और यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। फिर क्या हुआ, देखिए कि रिबियांग स्कूल से घर आई और उसने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया और इस बार उसने इन उक्तियों के कहने और लिखने वाले नाम का प्रयोग नहीं किया। वह चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उक्त कितनी अच्छी उपयोगी हैं। देखिए, पहला उसने लिखा कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बना जाने का अधिकार देती है। दूसरी चीज़ उसने ये लिखी कि लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना और उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद।
तीसरी चीज, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। चौथी बात, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। पांचवी बात कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में हम देखिए एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये बिल्कुल आपको रिमाइंड ही हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। आप सभी जानते होंगे, आप प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इनका चुनाव कैसे होता है? आप वोट डालने जाते हो और बहुमत के आधार पर इन्हें चुना जाता है। तो कैसा शासन हो गया? लोकतंत्र शासन ही तो हो गया। तो क्या होता है कि देखिए इस परिभाषा के अनुसार देखिए जो है शासक कौन है। किसी सरकार को देखिए लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में जो है वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। किस तरीके के चुनाव को कहते हैं, है ना? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या फिर खुद शासक चुनते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं आगे। देखिए क्या होता है कि सरकार जो है, सरकार किस स्वरूप में हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम विशेषताओं के माध्यम से देखेंगे। देखिए प्रमुख फैसले जो है वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। आप सभी भली भांति जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो है जनरल जो है परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। सैनिक तख्तापलट, देखिए उन्होंने क्या किया कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को जो है देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ा दी परवेज मुशर्रफ ने और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। भैया लो भाई, अब क्या किया 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। ये तो तानाशाही हुई, ये कहाँ से लोकतंत्र हुआ, है ना? और पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो है एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लोकतंत्र तो जो है लोगों ऐसा स्वरूप है जो जिसमें शासक जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसने क्या किया, ये खुद अपना जो है राष्ट्रपति बन गया, खुद जनमत संग्रह स्थापित कर लिया, है ना? और 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को भी बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसे मैं तो तानाशाह कहूँगी जो है। देखिए क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक तो नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला तो सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था ना, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। तो ऐसा जो है तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासक व्यवस्थाओं में होता है और वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती।
और इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। और कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 वर्ष से भी अधिक तक अंग्रेजों ने शासन किया हमारे देश में। तो हमारे देश में जो है सत्ता तो थी, लेकिन शक्तियाँ किसके हाथ में थी? विदेशी ताकतों के, मतलब अंग्रेजों के हाथों में। तो इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। तो इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। देखते हैं, देखिए, लोकतंत्र में जो है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इसका मैं डिटेल में बताती हूँ अर्थ आपको। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद कवांगुओ रेमिमिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद का नाम है, इसे कहते हैं। तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों की ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली और सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनती है। तो 1930 के में जो है आज़ाद होने के बाद मैक्सिको के हर 6 वर्ष में बाद जो है राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। और लेकिन क्या हुआ कि 2000 में जो 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। तो विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर क्या होता था, कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों के मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे और PRI अपने उम्मीदवार का चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करता था। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों में लोगों द्वारा जो है अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? मैं तो नहीं मान सकती, क्योंकि उनके ऊपर इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो हम यही कहेंगे कि हमें जो है ऐसा नहीं लगता और हम ये नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो चीन के चुनावों में जो है लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता था। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। तो क्या जो है हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये लोकतांत्रिक शासन नहीं हुआ। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ही ना था। तो क्या हुआ, किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था और लोगों के चाहने में भी नहीं। तो वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। ठीक है, और इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में जो है एक अन्य विशेषता और गुण को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के भी चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। जैसे देखिए हमारे देश में कौन कौन से जो है चुनावी पार्टियां हैं, BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, और जनता जो है वो निष्पक्ष रूप से जो है किसी को भी वोट दे सकती है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। अब हम बात करेंगे अगली विशेषता के बारे में। देखिए अगली विशेषता क्या है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। देखिए क्या होता है कि हमने ये पहले पढ़ लिया है कि किस तरह लोकतंत्र के जो है लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। अब हम इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर क्या किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण कम नहीं है। देखिए क्या होता है कि 2015 में क्या हुआ, तक जो है सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। तो अब वहाँ
आप जो है सऊदी अरब में किस प्रकार कह सकते हैं कि वहाँ जो है सार्वभौम वयस्क जो है मताधिकार है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधी आबादी तो महिलाओं की होती है, और जब महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार नहीं है, तो आप किस प्रकार वहाँ पे जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार वहाँ पे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है एस्टोनिया का। देखिए एस्टोनिया में क्या हुआ कि जो है अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान देने का अधिकार हासिल करना मुश्किल है। अगली बात ये है, फिजी की बात करते हैं। देखिए फिजी का भी जो है चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट देने के महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर वह आधारित है, और इस प्रकार जो है हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जान लेते हैं। देखिए लोकतंत्र की तीसरी विशेषता ये हो गई कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। और अब बात करेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। देखिए जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, यानी कि स्वतंत्र कब हुआ जिम्बाब्वे? 1980 में। उसके बाद देश के जानु पीएफ दल का राज था, ठीक है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। फिर क्या, इसके नेता जो है रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे जो हैं कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। तो आज़ादी के बाद से उनकी सरकारों ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया जाता था। तो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं को गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, और ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। यानी कि कुल मिला के सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित कर दी गई थीं, और टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, जबकि नहीं होना चाहिए ना। न्यूज़ चैनलों में सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष अपनी बात रखने का जो है अधिकार मिलना चाहिए। और जो है क्या होता था, उन पर सिर्फ शासक दल ही विचार प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। लो भैया, आप पत्रकार भी नहीं कह सकते थे कुछ। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर भी दबाव डाला। जैसे देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका और विधायिका का अलग अलग अधिकार है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे जजों पे भी दबाव डाला जाता था। तो 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण ये बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, मतलब तानाशाह हो सकते हैं। तो लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, और अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पे नज़र डाली जाए। तो चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है सरकार जो है वो नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की और सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो लोग अपनी बात को सामने रख सकें। और कानून की नज़र में भी सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका जो है को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हैं। और इन अधिकारों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो और क्या देखते हैं, देखिए इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें भी हैं। देखिए जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। देखिए क्या होता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती, उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है, और ख़ास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर भी करना होता है, और हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है, और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकतर और जो है अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान के द्वारा दी जाती हैं।
तो ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, चौथी विशेषता भी आपको मिल गई, कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक के अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही कार्य करती है। तो देखिए, अब बात करते हैं परिभाषा के सारांश के बारे में। देखिए, अब तक हुई चर्चा को समेटें। देखिए, हमने क्या देखा कि लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा में बात शुरू की कि लोकतांत्रिक सरकार जो है एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। हमने ये देखा कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न देखें तो परिभाषा पर्याप्त नहीं होगी। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के तरीके देखे, फिर उसकी विशेषताएं देखी 4। तो देखिए, पहला चीज़ देख लेते हैं कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे वे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरी चीज़ बात हमने ये की कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और चौथी चीज़ बात हमने ये की कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करती है। देखिए, अब 5 उदाहरण देखते हैं और इनकी विशेषताएं देखते हैं। पहला उदाहरण ये है कि देखिए, भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, यानी कि क्या, कानून का शासन। ये विशेषता है। अगला है, भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये क्या है, अधिकारों का सम्मान। इसी प्रकार अन्य भी है, आप लोग देख लेंगे। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र ही क्यों। हमने परिभाषा देख ली, विशेषताएं देख ली, अब बात करेंगे क्यों, लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, आगे कन्वर्सेशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, मैडम लिंगदो की जो कक्षा में एक बहस शुरू हुई और उन्होंने जो है इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। तो इस सवाल में सबने कोई ना कोई जो है वो टिप्पणी दी। तो देखिए, अब चर्चा हो रही है। योलांदा क्या कहती है, देखिए। योलांदा कहती है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह जो है लोग लोकतंत्र चाहते हैं और जिन देशों में पहले से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तो तांग किनी कहती हैं, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए, बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? फिर जेनी कहती हैं, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। तो रिबियांग बोलती है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो जेनी बोलती हैं, जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा ये है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब ये होता है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते हैं और देश की परवाह किसे है। तो पाइमोन बोलती हैं, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी जो है राजा को देश के शासन के लिए बुलाया जाए? तो रोज़ बोलती है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसा नेता जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, देश के हित में जो कुछ जरूरी जो है काम करने में सक्षम हो। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगी। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तो तानाशाही कहते हैं। तो दोई बोलती है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो रोज़ बोलती है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। तो दोई बोलती हैं, ये ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविकता की तुलना वास्तविकता से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, क्रूर होते हैं।
होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। तो मैडम लिंगदो ने पूरी चर्चा में दिलचस्पी से सुन रही थी और अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इसमें बहस करने में लग गए थे, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत, यह तो आप लोग ही सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे, और अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी जाती। निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में जो है कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क है? तो अब ये बताइए कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देखिए क्या है। इस चर्चा में हमने लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम जो है आमतौर पर सुनते हैं। देखिए, पहला जो है ये हुआ कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। जो है क्या पैदा होती है? अस्थिरता पैदा होती है। आप सभी जानते होंगे कि जैसे देखिए एक पार्टी का नेता मान लीजिए 5 साल के लिए जीत गया, वो बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन लाया, ठीक है। दूसरा नेता आया, फिर क्या हुआ कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को ख़त्म करके वो अगला इम्प्लीमेंटेशन लाया। तो इससे झेलना किसको पड़ता है? इससे जनता को ही तो झेलना पड़ता है। दूसरी बात ये सामने आई कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अगली बात ये सामने आई कि लोकतंत्र व्यवस्था इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अगला बात ये आया कि चुने हुए नेताओं को जो है लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अगली बात ये सामने आई कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली भी होती है और इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अगली बात ये है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, और इसीलिए किसी चीज़ का फैसला जो है वो नहीं करना चाहिए। तो क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होगा? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में होगा? जो है इसमें से कौन सा ऐसा तर्क है जिससे आप सहमत हैं? ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र की सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई, लेकिन क्या है कि सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर जाते हैं। इन फैसलों में लोगों की भागीदारी बनाने के फैसलों में देरी होती है और यह भी सही है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इन तर्कों में जो है वो समय लगता है। हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वो सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, है ना। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र जो है वो किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो देखिए, अब बात करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। हमने अभी तक तो विपक्ष में तर्क देखा, अब हम पक्ष में तर्क देखते हैं। देखिए, चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा। विश्व का इतिहास का अब तक का ज्ञात का सबसे बड़ा भयावह अकाल था और इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में जो है चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देशों के सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीन सरकार ने भी महसूस नहीं की। देखिए, अर्थशास्त्रियों का भी यही कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। और अगर चीन में भी जो है बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर पाते।
यह उदाहरण है लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। देखिए, लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आचरण करने वाले मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर होती है। जैसे देखिए, गैर लोकतांत्रिक शासन में लोगों की ज़रूरतों पर जो है ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो यह सब तो सरकार चलाने पर भी डिपेंड करता है ना। और अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या होता है कि लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें, और अगर वो तत्काल ध्यान नहीं देंगे तो 5 वर्ष बाद वही जनता उनको उनकी गद्दी से उतार सकती है। उनके पास ये अधिकार प्राप्त है। तो इससे क्या पता चला कि देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। हर समय सरकार को जवाब देना होता है कि वो जनता के लिए क्या कर रही है, जनता के लिए कौन सी पॉलिसीज लाई है जिससे कि गरीबी, भूखमरी हटे, बेरोजगारी हटे। तो इसके लिए जवाबदेह होना होता है सरकार को। वहीं देखिए, वहीं गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले का एक अन्य जो है कारण भी है। क्या है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हर दम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं, और अगर किसी एक मसले पर अनेक की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपने लाभ भी है। इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है, और इस प्रकार लोकतंत्र में जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। अब और आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा तर्क भी है। तीसरा तर्क क्या है? तीसरा तर्क ये है कि लोकतंत्र जो है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। कैसे भैया, कैसे कराता है? तो देखिए, किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही होगा। जाहिर सी बात है, एक घर में लोगों के मत बराबर नहीं होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो भारत जो है, भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इसी तरह का अंतर जो है और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, उनकी जातियां भी अलग अलग हैं। तो दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनकी पसंद में भी अंतर है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। आप वहीं नॉर्थ साइड चले जाइए, बिल्कुल अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। वहीं साउथ चले जाइए तो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। उधरी पूर्व साइड चले जाइए तो बिल्कुल डिफरेंट संस्कृति मिलेगी, और इधर पश्चिम साइड बिल्कुल। तो उनकी विचारधाराएं भी अलग होती हैं। तो अगर विचारधाराएं अलग हैं, पसंद अलग है, तो टकराव भी होगा। और ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? तो इसे जो है ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। देखिए कैसे, कि जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा, और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे जो है नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। तो लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र इसका भी समाधान देता है। क्या समाधान देता है? देखिए, इसका एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है कि लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। क्या होता है स्थायी विजेता? हर 5 वर्ष में तो बदल ही जाते हैं। तो इसलिए कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं, और भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुटता जो है वो बनाए रखती है। तो देखिए क्या होता है कि बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिक के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती, और अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना हुआ तो दूसरों से बेहतर है। तो क्या होता है कि लोकतंत्र क्या करता है? सबसे बड़ा काम करता है कि नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। प्रत्येक नागरिक, आप देखते होंगे कि जैसे ही चुनाव आता है तो प्रत्येक नागरिक को वैल्यू मिलने लग जाती है। क्यों मिलने लग जाती है? ताकि प्रत्येक नागरिक अपनी जो है पसंद का जो है
सरकार जो है वो चुन सके। तो लोकतांत्रिक राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखों को प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि लोग किसी शासक की प्रजा को ना होकर खुद अपने शासक हैं और अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। तो क्या निकला इससे जो है तर्क क्या निकल के बाहर आया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती, गलती तो भैया सबसे हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र गलती ठीक करने का अवसर प्रदान करता है और किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र को यह भी लाभ है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता और इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब ये है कि जो है या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या फिर उस पर विचार करे। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों में तो ऐसा नहीं होता है। अब चलिए इस पे चर्चा करें कि लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही जो है ये समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह बात साफ है कि जो है साफ तौर पर यह है कि उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है वह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, इसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं और अगर यह इसमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना रहती है। देखिए एक कन्वर्सेशन देखते हैं। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है। 26 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन जो है सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम इसको फिर से जिता देंगे। मतलब ये जनता का विचार है। तो देखिए राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख में पढ़ा, बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र हमें यह कहता है कि एक दूसरे देश के साथ सामंजस्य बनाए रखना। तो लड़ाई तभी होगी जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होएगी। तो ध्यान रखेंगे ये बातें। अब बात करेंगे लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ, इसका बृहत्तम रूप से अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने ये देख लिया कि लोकतंत्र एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमने उन न्यूनतम विशेषताओं और गणनाओं में की। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने के अधिकार होता है लोकतंत्र में, और बहुमत भी स्वयं शासन जो है नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। देखिए क्या होता है कि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता, और अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता का कौशल नहीं है। इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इससे स्पष्टता ये होता है कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य